घर की ख्वाहिश ऐसी चीज है जो सभी के दिल में मौजूद होती है। गुरुदत्त का ये बचपन से ख्वाब था कि उनका अपना एक मुनफरिद बंगला होना चाहिए। मुंबई में पाली हिल का बंगला नंबर 48 देखने वाले इसकी शान और शौकत को कभी नहीं भूल सकते। और यही गुरुदत्त के ख्वाबों का घर बना, या यूं कहें कि बनाया गया। गुरुदत्त और गीता दत्त ने मिलकर ये पुरतायुश बंगला तामीर करवाया था, लेकिन बदकिस्मती से ये बंगला कभी घर ना बन सका। और फिर आखिरकार एक दिन जिस चाह से गुरुदत्त ने ये बंगला बनवाया था, वो ही चाह जब नफरत में बदली तो उन्होंने एक दोपहर इसे बड़ी बेदर्दी से मस्मार करवा दिया। गुरुदत्त के बंगले की कहानी भी गुरुदत्त की जिंदगी की तरह है। सन 1950 की दिहाई में मुंबई के बांद्रा में पाली हिल एक घने सायादार दरख्तों वाला इलाका था। एक ढलवान पहाड़ी पर वाक़े होने की वजह से इस इलाके को पाली हिल का नाम दिया गया। उस दौर में पाली हिल के ज्यादातर लोग कॉटेजेस या बंगलों में रहते थे। इन बंगलों के मालिक शुरू में बरतानवी, पारसी और मसीही लोग थे। बाद में दिलीप कुमार, देवानंद और मीना कुमारी जैसे फिल्म स्टार्स वहां रहने लगे। वक्त गुजरने के साथ साथ पाली हिल इलीट क्लास लोगों की एक सोसाइटी में कन्वर्ट हो गया। गुरुदत्त की दोस्ती देवानंद से हुई और देवानंद फिर बहुत जल्द एक इंतहाई शानदार एक्टर के तौर पर सामने आए। देवानंद ने गुरुदत्त को 1951 में अपनी पहली फिल्म की डायरेक्शन करने का मौका दिया, जिसके बाद उनकी फिल्म बाजी ने उन दोनों को अखबारों की सुर्खियों की जीनत बना दिया। फिल्म स्टार देवानंद का खूबसूरत घर पाली हिल में था। फिल्म की तैयारी के दौरान गुरुदत्त देवानंद के पाली हिल वाले बंगले पर अक्सर व बेशतर जाने लगे। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी ने बताया, वो बार बार देवानंद के बंगले की तारीफ करते। हम बैठकर उनकी बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनते। वो कहते थे कि घर तो वैसा ही होना चाहिए, और अपने घर की ख्वाहिश हम सब के अंदर थी, क्योंकि हमारे पास कभी घर नहीं था। देवानंद के घर आते जाते वक्त गुरुदत्त ने अपने दिल में ये मंसूबा बना लिया था कि अगर जिंदगी ने उन्हें मौका दिया तो वो पाली हिल में अपना बंगला बनाएंगे और वो उनके ख्वाबों का घर होगा। फिल्म बाजी की डायरेक्शन के दौरान उनके दिल में बंगले की ख्वाहिश पैदा हुई, और इस फिल्म की तैयारी के दौरान मोहब्बत ने भी उनके दिल पर दस्तक दी। फिर एक वक्त आया कि उन्हें उस दौर की मशहूर सिंगर गीता रॉय से मोहब्बत हो गई, और गुरुदत्त के करीब रहने वाले बहुत से लोगों के मुताबिक उनकी जिंदगी के ये इब्तिदाई साल उनके लिए सबसे ज्यादा खुशगवार थे। उभरते हुए हिदायतकार गुरुदत्त और उस वक्त की स्टार प्लेबैक गुलकारा गीता राय एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। गुरुदत्त के अहले खाना ने भी गीता को बहुत पसंद किया। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी ने बताया, गीता एक स्टार थी लेकिन सादगी पसंद थी, इसीलिए वो जल्द ही हमारी फैमिली का हिस्सा बन गईं। दोनों की शादी 26 मई 1953 को हुई। शादी के वक्त भी गीता राय गुरुदत्त से ज्यादा मकबूल थी। इसके बावजूद गीता राय ने अपना नाम बदलकर गीता दत्त रख लिया। ताहम जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, उन्हें एहसास होने लगा कि तब्दीली सिर्फ उनके नाम में नहीं आई है, बल्कि उनकी जिंदगी में भी बहुत कुछ बदल चुका था। गुरुदत्त चाहते थे कि गीता सिर्फ उनकी फिल्मों में गुलकारी करे। गुरु का करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा था। आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55 और फिर प्यासा की कामयाबी से चंद ही सालों में उनका शुमार हिंदी सिनेमा के कामयाब तरीन फिल्मसाजों में होने लगा था। एक दिन गुरुदत्त ने अखबार में एक इश्तिहार देखा कि पाली हिल में एक पुराना बंगला फरोख्त हो रहा है। उन्होंने उसे 1 लाख रुपए में खरीद लिया, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। उस बंगले का पता था बंगला नंबर 48 पाली हिल। ये गुरुदत्त के ख्वाब का पता था जो अब हकीकत बन चुका था। देवानंद के बंगले से भी बड़ा ये बंगला तकरीबन 3 बीघा अराजी पर फैला हुआ था। ये घने दरख्तों और बागात से घिरा हुआ था। गुरुदत्त और गीता दत्त ने इसे घर बनाने के लिए काफी वक्त और पैसा खर्च किया। कश्मीर से लकड़ी मंगवाई, लंदन से कालीन और गुसलखानों के लिए खालिस अतालवी मार्बल मंगवाए गए। अपने दूसरे बेटे अरुण की पैदाइश के बाद गुरुदत्त और उनके खानदान वाले अपने खार वाले फ्लैट से पाली हिल के बंगले नंबर 48 में मुंतकिल हो गए। खुशियों से भरे इस खानदान में गुरु और गीता के 2 बच्चे थे और उन्हें कामयाबी और खुशगवार जिंदगी की आरजू थी। इब्तदाई सालों में यह बंगला सैकड़ों कहानियों, फिल्मी मुबाहसों, पार्टियों और मौसीकी की शामों का गहवारा हुआ करता था। लेकिन इन्हीं सालों में गुरुदत्त और गीता के दरमियान ताल्लुकात खराब होते गए। गुरुदत्त अब एक स्टार डायरेक्टर थे
जबकि गीता का स्टारडम इन चंद सालों में तेजी से कम हुआ था। गीता का करियर शादी के बाद रुक सा गया था। गीता अपने करियर पर ज्यादा तवज्जो देना चाहती थी, लेकिन गुरु चाहते थे कि वो घर, खानदान और बच्चों का ख्याल रखें और सिर्फ उनकी फिल्मों में गाने गाए। गीता को ये बात पसंद नहीं आई। इस बात पर दोनों के दरमियान झगड़े होते थे। शुरू शुरू में दोनों इन्हें हल कर लेते थे, लेकिन आगे उनके साथ जो होने वाला था इसका अंदाजा दोनों को ही नहीं था। ये वो दौर था जब लता मंगेशकर और आशा भोसले ने प्लेबैक सिंगिंग में तेजी से उभरना और कदम जमाना शुरू कर दिए थे। गीता इस दौड़ में पीछे रह गईं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो पुराने जमाने की गुलकारा बन गई हों। गुरुदत्त काम में मगन रहते। अब उनका अपना स्टूडियो था और वो मुसलसल फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे। उनके पास गीता के लिए ज्यादा वक्त नहीं था और सोने पर सुहागा के अदाकाराओं के साथ उनके ताल्लुकात के भी फिल्मी हलकों में आए दिन चर्चे होने लगे थे। ललिता लाजमी ने बताया, गीता शक्की किस्म की थीं और हसद का शिकार हो गईं। एक फिल्मसाज या अदाकार कई अदाकाराओं के साथ काम करता है, लेकिन गीता के लिए ये कबूल करना मुश्किल था। गीता और गुरु में लड़ाइयां बढ़ती गईं। तन्हाई से ज्यादा स्टारडम खोने के एहसास ने गीता को घेर लिया। जाती और पेशावराना मायूसियों से तंग आकर गुरुदत्त ने शराब नोशी में सुकून तलाश किया। अब वो उस घर में सो भी नहीं सकते थे जो कि बंबई के प्राइम रियल स्टेट के खूबसूरत तरीन बंगलों में से एक था। गुरुदत्त के दोस्त मुसन्निफ बिमल मत्रा लिखते हैं कि गुरुदत्त ने एक बार उनसे कहा था, मैं हमेशा अपने घर में खुश रहना चाहता था। मेरा घर पाली हिल की तमाम इमारतों में सबसे खूबसूरत है। इस घर में बैठकर ऐसा महसूस नहीं होता कि आप बंबई में हैं। मुझे वो बाग, वो माहौल और कहाँ मिलेगा। इसके बावजूद मैं इससे ज्यादा देर नहीं रह सकता। अक्सर वो सुबह सवेरे नीम गनूदगी के आलम में अपने स्टूडियो पहुंच जाते, जहां वो एक छोटे से कमरे में खामोशी से लेट जाते और वहीं सो जाते थे। कभी कभी सुकून की तलाश में वो बंबई से भागकर लोनावला में अपने फार्म हाउस चले जाते और वहां कई दिनों तक खेती बाड़ी करते रहते। आहिस्ता आहिस्ता गुरुदत्त और गीता दत्त के दरमियान फासले मजीद बढ़ते गए। बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए हिदायतकार गुरुदत्त ने गीता के साथ बतौर हीरोइन एक फिल्म गोरी शुरू कर दी, लेकिन शूटिंग के दौरान ही दोनों के दरमियान लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गोरी को गुरुदत्त ने इब्तदाई शूटिंग के बाद ही तर्क कर दिया। ये उनके ताल्लुकात में एक बड़ा झटका था। ऐसे में गीता मजीद मायूस हो गईं और तोहम परस्त होने लगी। उन्होंने अपने बिगड़ते ताल्लुकात का जिम्मेदार बंगले को ठहराना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन हो चला था कि जब से वो पाली हिल के इस बंगले में शिफ्ट हुए हैं, तब से उनके गुरु के साथ ताल्लुकात में एक नाकाबिले तलाफी दरार पैदा हो गई है। वो ये मानने लगी कि बंगला नंबर 48 उनकी शादीशुदा जिंदगी में नहूसत की वजह है। ललिता लाजमी गुरु और गीता के रिश्ते की उनकी इब्तदाई मुलाकात से लेकर आखिर तक की गवाह रहीं। उन्होंने बताया, गीता ने यह मानना शुरू कर दिया था कि बंगले पर साया है। घर के लॉन में एक खास किस्म का दरख्त था और वो कहती थी कि इस दरख्त पर कोई भूत रहता है जो उनकी शादी बर्बाद कर रहा है। इसके बड़े ड्राइंग रूम में महात्मा बुद्ध का मुजस्मा भी था, जिस पर उन्हें कुछ एतराजात भी थे। दोनों के दरमियान बहुत लड़ाई होती थी। उसने बार बार गुरु से बंगला छोड़कर कहीं और रहने को कहा। यह बात गुरुदत्त का दिल तोड़ने के लिए काफी थी। यह उनके ख्वाबों का घर था, लेकिन अब वो वक्त था कि गुरुदत्त को भी इस कड़वे सच का एहसास हो गया था कि ये वो घर नहीं जो वो अपने सपनों में चाहते थे। ललिता लाजमी ने मजीद बताया, गुरुदत्त आखिरकार बंगला छोड़ने पर राजी हो गए, जैसा कि गीता चाहती थी, लेकिन उनका दिल टूट गया, जिसका इल्जाम वो सिर्फ गीता पर लगाते थे। कशीदगी इस कदर बढ़ी कि गुरुदत्त ने इसी बंगले में रहते हुए 2 बार खुदकुशी की कोशिश की, और देखा जाए तो ये वही जगह थी जहां उन्होंने इंडियन सिनेमा की यादगार फिल्में बनाई थी। गुरुदत्त की जान दोनों बार बड़ी मुश्किल से बचाई जा सकी। कई बार जब गीता से लड़ाई होती थी तो वो मुझे फोन करते थे। मैं आधी रात को उनके पास भागी आती, लेकिन वो खामोश बैठे रहते। मैंने सोचा कि वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो खामोश बैठे रहते। कभी कुछ नहीं कहा, कभी नहीं।